Hello students, welcome to my channel and today we will discuss about some cell organelles. In last lecture we have discussed about the nucleus, endoplasmic reticulum and lysosomes. Now in this lecture we will cover all the rest of cell organelles. Okay, so start. गोल्गी एपरेटस में हम स्टार्ट कर रहे हैं गोल्गी एपरेटस से। तो जो गोल्गी एपरेटस होता है, मैंने क्या बताया था, ये सेल है आपकी, इसके अंदर ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के साथ में मैंने क्या बताया था, एक 3D स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलेंगे हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल साथ में यहाँ पर कुछ ऐसी सिस्टर्न लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। एपरेटस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, इसलिए इसको एक कंप्लीट एपरेटस बोला जा रहा है। ठीक है, ये जो होगा, ये इधर वाला जो इसका पार्ट होगा, इसको बोलेंगे सिस पार्ट और इस वाले को बोलेंगे ट्रांस पार्ट। ठीक है, यहाँ से वैक्यूल्स जो होंगे वो बनने स्टार्ट होंगे और यहाँ पर आकर वो मैच्योर हो जाएंगे, कंप्लीट वैक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, सॉरी वेसिकल्स जो होंगे वो यहाँ पर आकर मैच्योर हो जाएंगे। तो जो मैच्योरिंग फेज होती है वो ट्रांस फेज होती है और जो फॉर्मिंग फेज होती है वो सिस फेज होती है। ठीक है, जो गोल्गी एपरेटस होती है उसका काम क्या होता है भाई, न्यूक्लियस से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास ऑन होगा, फिर उसके बाद ये गोल्गी एपरेटस पर आएगा। गोल्गी एपरेटस के अंदर उसकी पैकिंग होगी वेसिकल्स के अंदर, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो रिड्यूसिंग नेचर का है और अगर प्रोटीन ऐसे ही चला आएगा तो वो साइटोप्लाज्म में ही खत्म हो जाएगा, अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जो वेसिकल्स होते हैं वो प्रोटीन्स को पैक करवाएंगे और उनको टारगेट तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो गोल्गी एपरेटस का जो मेन काम क्या होता है, वो होता है जो प्रोटीन्स बन रही हैं उनको स्टोर करना, उसके बाद उनको मॉडिफाई करना और फिर उनको पैक करना, पैकेजिंग। ठीक है, मॉडिफिकेशन में कोई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप लगा दिया जाएगा या कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया जाएगा जिसकी वजह से प्रोटीन जो होगा वो रिड्यूस होने से बचेगा। तो गोल्गी एपरेटस के मेन 3 काम होते हैं, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स इन वेसिकल्स। ठीक है, तो ये हमारा गोल्गी एपरेटस है जिसको डिस्कवर किया था किसने, कैमिलियो गोल्गी ने। कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था इन 1898 में। ठीक है, ये हमारा गोल्गी एपरेटस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले हम ऐसे लिखे रहने देते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्गी एपरेटस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में, इसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाले रीजन्स होते हैं, यही रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारी पावर जनरेशन हो रही है या एटीपी का जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन फैक्ट्री, पावर हाउस, एटीपी बन रही है, एनर्जी बन रही है, तो पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे इसको। इसके अंदर क्या होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब आरएनए या डीएनए होगा। इसलिए ये कुछ प्रोटीन खुद भी सिंथेसिस कर सकती है और कुछ प्रोटीन ये न्यूक्लियस से भी लेती है। ठीक है, तो जो क्या होगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, वो एटीपी फॉर्मेशन करेगी
इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाएगा। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया थी उसकी जो डिस्कवरी है वो 1857 में हुई थी। 1857 में जो कॉलिकर थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, 1857 में कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बात हमें याद रखनी है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लांट्स के अंदर जो प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है उसके अंदर भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसलिए जो जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा उनको बोलेंगे ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज। मतलब जो अपने खुद के प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सके वो कहलाएंगे ऑटोनोमस। ठीक है, अब एक बच गया हमारे पास क्या, हाँ एक चीज बता देती हूँ पहले। जब न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस एक साथ जुड़े हों, मतलब एक साथ एक ये नॉर्मली यही इनका अरेंजमेंट होता है और इनको मिलाकर बोलते हैं क्या, यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो इनको मिलाकर हम यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या, हमारा क्या रह गया, एक प्लास्टिड रह गया, प्लास्टिड और एक वैक्यूल। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स किसमें होते हैं, ओनली इन प्लांट सेल। जिनको फोटोसिंथेसिस करना होता है सिर्फ वहां पर प्रेजेंट होंगे ये, और इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल भरा होता है, क्लोरोफिल होगा। इनकी स्ट्रक्चर जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ पर क्या होंगे, ये ग्रेना होंगे और ये ग्रेना जो होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होते हैं इनके स्ट्रक्चर, और यहाँ पर खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब डीएनए और आरएनए। सिर्फ दो के पास ही होता है ये, एक तो प्लास्टिड के पास और दूसरा किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो इसलिए इन दोनों को सेल्फ रेगुलेटेड या ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज भी बोला जाता है। इनका काम होता है, क्लोरोफिल होता है तो इनके पास ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, और ये सिर्फ उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, मतलब ग्रीन प्लांट्स और एल्गी के पास ही ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हो गया। अब जो मतलब जैसे मिर्ची होती है, मिर्ची का ग्रीन कलर होता है, फिर उसके बाद वो रेड कलर हो जाती है, वो भी इन प्लास्टिड्स की वजह से ही होती है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कुछ क्लोरोफिल करेंगे, कुछ क्लोरोफिल होगा जिनके अंदर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और कुछ प्लांट्स को कलर देंगे, जैसे फ्रूट का कलर है या लीव्स का कलर है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, प्लास्टिड्स करेंगे। नेक्स्ट बच गया हमारा वैक्यूल। वैक्यूल मैंने बताया था ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल है, तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस साइड में होगा। तो इस वैक्यूल के का काम क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं उनको स्टोर करना, स्टोरेज का काम होगा। जो सैप होगा, लिक्विड होगा, उसको स्टोर करके रखेंगे। जो प्रेशर होगा उसको मेंटेन करके रखेंगे, या फिर कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर, शुगर, इन सबको ये स्टोर करने का काम करेंगे। ठीक है, जो अमीबा होता है, अमीबा सिंगल सेलुलर, तो उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल अलग होगा, तो जो मतलब अमीबा होगा या सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो फूड की डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे क्या हो गए, क्या हो गए, हमारे सेल ऑर्गेनेलिज हो गए। इससे पहले हम बाकी के जो 2-3 ऑर्गेनेलिज थे वो भी कर चुके हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
इसके बाद मैं आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े जरूरी होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, थैंक यू।